सदफ इंटरनेशनल की कुछ किताबें हैं जिनका रस्म इजरा होना है, और उन किताबों की फहरिस्त मैं बता दूं। एक किताब मुज्तबा हुसैन, फ़न, शख्सियत और कारनामे, मुरत्तिब सफदर इमाम कादरी। उर्दू का महजरी अदब और अहमद अशफाक, मुरत्तिब डॉक्टर निज़ामुद्दीन अहमद। काविश-ए-नक़्ल, मौलाना वलीउल्लाह कादरी। अदब और फ़िक्शन मुतालियात, डॉक्टर अल्फिया नूरी। मुताले नस्र, डॉक्टर तस्लीम आरिफ। बिसात तनक़ीद व तहक़ीक़, डॉक्टर निकहत परवीन। और एक बहुत ही अहम किताब प्रोफेसर कर्मेंदु शिशिर की है, भारतीय मुसलमान इतिहास का संदर्भ। इस किताब का इजरा होना है। ये बहुत ही अहम किताबें हैं। मैं अपने मेहमानों से दरख्वास्त करूंगा और प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी साहब से, सदफ इंटरनेशनल के यहाँ बहुत सारे सेमिनार हुए और आपने हर सेमिनार में देखा कि ये बज़्म सिर्फ सेमिनारों तक और प्रोग्राम तक महदूद नहीं है, बल्कि तसनीफ़ी और तालीफ़ी काम भी बहुत ही सरगर्मी से ये अंजाम दे रही है। जाहिर है कल यही चीज़ें रहेंगी। मुज्तबा हुसैन, फ़न, शख्सियत और कारनामे, ये किताब प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी साहब ने तरतीब दी है। उर्दू का महजरी अदब और अहमद अशफाक, मुरत्तिब डॉक्टर निज़ामुद्दीन अहमद। काविश-ए-नक़्ल, मौलाना वलीउल्लाह कादरी, मौलाना मोहम्मद वलीउल्लाह कादरी। मुताले अदब, डॉक्टर तस्लीम आरिफ। डॉक्टर अल्फिया नूरी, अदब और फ़िक्शन मुतालियात। बिसात तनक़ीद व तहक़ीक़, निकहत परवीन जी। ख़वातीन और हज़रात, जो सबसे पहली किताब आपके सामने थी, भारतीय मुसलमान इतिहास का संदर्भ, उसके मुसन्निफ़ कर्मेंदु शिशिर जी यहाँ मौजूद हैं। किताबें हमारे पास आए दिन छपती रहती हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं, कुछ अलमारियों की नज़र करते हैं और कुछ हमारे खाक में मिल जाती हैं किताबें। तमाम किताबें उस अहमियत की नहीं होती हैं जिसे किताबों को हज़ारों साल तक रखा जाए, उन्हें महफूज रखा जाए। आज हमारे बीच कर्मेंदु शिशिर जी मौजूद हैं। किसी के सामने उसकी तारीफ करना अजीब व गरीब काम है, लेकिन आपको बता दूं कि जिस किताब का इजरा हुआ है, तकरीबन 1000 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब है। 5 बरस तक कर्मेंदु शिशिर ने और कोई काम नहीं किया, इस किताब में लगे रहे। और एक ऐसा शख्स जिसे उर्दू ज़बान, फ़ारसी ज़बान या अरबी ज़बान से वाक़फ़ियत न हो, वो किस मुशक्क़त से इन्हीं सब दस्तावेज़ात को पढ़ता समझता रहा हो। और जिस तरह से हम लोग पुरानी किताबों में जब मुजीब साहब की किताब द इंडियन मुस्लिम पढ़ते हैं, या हमारे बुज़ुर्ग मुअर्रिख़ीन की ऐसी किताबें जो हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में है, तो हिंदी के क़ारीन के लिए ये ऐसी हैरत अंगेज़ किताब है जैसी किताबें रोज़ रोज़ नहीं लिखी जाती। मुझे फ़ख्र है कि इस किताब को पढ़ने के दौरान ये बात समझ में आई कि हमने उर्दू में ऐसी किताब नहीं लिखी है, और अपने जो असलाफ में नुमाया किरदार जिन्होंने अदा किया था, उनके बारे में वैसी मुस्तनद गुफ्तगू नहीं की है
जैसी मुस्तनद गुफ्तगू करमिंदु शिशिर जी ने इस किताब के बारे में की है। ये बहुत ही कीमती किताब है और भारतीय ज्ञानपीठ ने इसे छापा है। हम समझते उर्दू में भी बहुत जल्द इस किताब को शाये होना है, तो हम समझते हैं कि जिन्होंने न पढ़ी हो वो भारतीय ज्ञानपीठ से इसे पढ़ें और अंदाज़ा करें कि कितनी कीमती किताब है। करमिंदु शिशिर जी के का मुख्तसर तारुफ पेश करने के लिए और इस किताब के बारे में गुफ्तगू करने के लिए मशहूर सहाफ़ी और हमारे दोस्त किशन कालजई जी को मैं दावत देता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं। संवेद और सब लोग बड़ी मशहूर हिंदी की पत्रिकाएं हैं, उसके संपादक हैं, वो उनका तारुफ पेश करें। ये सेमिनार जिस तरह का मौजू था, इसमें बहुत ही माकूल मौका हमें हाथ आया कि इस किताब का इजरा यहाँ हुआ। किशन कालजई सर। करमिंदु शिशिर जी से मेरा संपर्क लगभग 35-40 वर्षों का है और उतना ही दिन उनके साहित्य और उनके लिखे को जानने का भी ये रहा है कि उनको इतने दिनों से पढ़ते रहे हैं। उन्होंने कहानियाँ लिखी, उन्होंने उपन्यास लिखे, उन्होंने यात्रा संस्मरण लिखे, उन्होंने बहुत सब पुरानी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का दस्तावेजीकरण किया जो जिसका प्रकाशन हो चुका है। वो पहल जैसी महत्वपूर्ण हिंदी की पत्रिका के नियमित लेखक रहे। दर्जनों उनकी पुस्तिकाएं पहल से आई। तो एक तरह से 70 के बाद जो हिंदी गद्य में सक्रिय लेखन और महत्वपूर्ण लेखन का जो एक नायक हो सकता है वो हमारे समय के करमिंदु शिशिर जी है। लेकिन यह किताब भारतीय मुसलमान इतिहास का संदर्भ जो उन्होंने तैयार किया है, जैसा अभी सफदर साहब ने बताया कि 5 वर्ष तक इस काम में वो लगे। मुझे तो याद है कि उस 5 वर्ष के दौरान ये मित्रों के फोन को भी रिसीव नहीं करते थे, बिल्कुल संत की तरह उस काम में लगे रहे और यह काम अभी सामने है। अध्यक्ष जी की आतुरता से मैं समझ रहा हूं कि समय का दबाव है, इसलिए मैं संक्षेप में इस किताब के बारे में कहूंगा कि अपने यहाँ इतिहास लेखन की एक सीमा रही है। जो पहला इतिहास लेखन हुआ वो जम्मू कश्मीर में वो वहाँ के राजाओं पर रजत नंदनी के नाम से किताब लिखी गई। हाँ हाँ, राजतरंगनी के नाम से। और महमूद गजनवी के साथ आए अल बरवी ने भी लिखना शुरू किया था इतिहास, लेकिन इतिहास का जो स्वर्ण काल अपने यहाँ है वो मुगल काल में ही लिखा गया। लेकिन मुगल काल में जो इतिहास लिखे गए वो ज़्यादा दरबारी थे, वो राजाओं के बारे में लिखे गए। और उसके बाद अंग्रेजों ने जो इतिहास लिखा वो इतिहास उनके अपने हिसाब से था। मैं चिंता कर रहा हूं कि भारतीय संदर्भ में, जिसको कहते हैं भारतीय इतिहासकार, भारतीय दृष्टि से यह लेखन कम हुआ है। करमिंदु शिशिर ने ऐसा नहीं कि कोई उन्होंने अपनी तरफ से यह इतिहास लिखा है, और वो ये स्वीकार करते हैं कि मैं इतिहास नहीं लिख रहा हूं। वो कह रहे हैं कि मैं एक इतिहास में यात्रा कर रहा हूं। भूमिका में यह बात उन्होंने लिखी है। लेकिन उन्होंने इतना पूरे मतलब गुलाम वंश से लेकर अभी और हाल तक, आज़ादी के दिनों तक के इतिहास को जिस तरह से खंगाला है और उस खंगाल को जिस तरह से पेश किया है, मैं उर्दू के बारे में नहीं जानता था, लेकिन अभी सफदर साहब ने बताया कि उर्दू में भी ऐसी किताब नहीं है। ये एक ऐसी किताब है, मुझे लगता है कि इसे सभी भाषा में हर हिंदुस्तानी को पढ़ना चाहिए। इसमें जिस तरह से इस्लाम के उदय से लेकर और भारतीय मुसलमान की चर्चा हुई है, मुझे लगता है कि ये इस मायने में ये अद्भुत और विलक्षण किताब है। एक जो बिंब इससे सटीक नहीं बैठता, लेकिन हम वो आपसे साझा करना चाहते हैं। आप लोगों में से बहुत लोग चंडीगढ़ गए होंगे। वहाँ एक रॉक गार्डन है जो नेकचंद नाम के एक व्यक्ति ने उसको बनाया था, और वो गार्डन उसने बनाया कचरे से, टूटे हुए बल्ब, टूटी हुई मरकरी, टूटे हुए कांच के प्लेट, और इन टूटी हुई चीज़ों से जो उन्होंने वो गार्डन बनाया है, अगर आप वहाँ जाएं तो आपको लगेगा हम यहाँ घंटों बैठे रहे। वो
इसलिए हुआ कि उस आदमी के पास दृष्टि थी जिसने कचड़े और कबाड़ से एक ऐसी चीज बना दी जो सामने है। कर्मेंदु शिशिर ने तो इतिहास को खंगाल के चीजों को एक जगह रखा है। मुझे लग रहा है कि यह हिंदी में कुछ और ना भी लिखते, पहले इन्होंने जो किया है, और आगे यह कुछ ना लिखें तो भी ऐतिहासिक रूप से वो हिंदी साहित्य में दर्ज हुए हैं। हिंदी में जो काम कभी रामविलास शर्मा किया करते थे जिस शिद्दत से, वो लगभग स्थगित था, और ये बहुत दिनों के बाद हिंदी पाठकों को यह लगा है कि इस तरह का एक रोचक काम इन्होंने किया। और सिर्फ इतिहास की बात नहीं, दूसरे खंड में जिस तरह से इन्होंने महापुरुषों को चुना है। मैं ये जानता हूं कि मुझे इतिहास की, एक पत्रकार तो थोड़ा इतिहास पढ़ता है, थोड़ा समाज, थोड़ी राजनीति, थोड़ा सब चीज़ पढ़ता है, इसलिए मैं उसका मास्टर नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि महापुरुषों को चुनने में हो सकता है इनसे चूक हुई होगी, कुछ अच्छे लोग छूट गए होंगे, लेकिन जिनको इन्होंने चुना है उनका जिस तरह से विश्लेषण किया है, मुझे लगता है कि आप अगर उन तथ्यों के साथ आप जाएं तो आपको लगेगा कि आपने एक जीवन जिया है। किताब, सफदर साहब ने सही कहा कि किताबें बहुत लिखी जाती हैं, लेकिन किताबों में जीवन हो ये बहुत कम बार हुआ है। यह काम कर्मेंदु शिशिर जी के हाथों हो गया है। अध्यक्ष जी, मैं इस संगोष्ठी के माध्यम से यह प्रस्ताव रखना चाहूँगा कि इस किताब को सभी भाषाओं में न सिर्फ सम्मान मिलना चाहिए, हमको लग रहा है कि छात्रों को भी पढ़ना चाहिए। ये इतिहास के छात्र इसको पढ़ें, सिलेबस में मतलब सरकारी चीज़ों में ये जाए, इसका हमें उपाय करना चाहिए। और अभी जिस अंधेरे की बात अभी शुरू के वक्ता ने किया, मुझे भी लग रहा है कि हम अपने लोकतंत्र की यात्रा में सबसे अंधकार भरा ये क्षण है। ऐसा समय है जब पूछा जा रहा है कि राष्ट्रभक्ति का सबूत मांगा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र का जो ये खतरा है, मतलब इसको 47 से जोड़कर जिस तरह से लोग देखते हैं कि 47 में जितने मुसलमान यहाँ से गए, लगभग उतने, उससे ज़्यादा नहीं तो लगभग उतने मुसलमान यहाँ रहे, और जो लोग यहाँ रह गए उनको ऑप्शन था कि वो जा सकते थे, लेकिन उन्होंने साझा संस्कृति को चुना और वो साथ रहे, तो इसका मतलब उन्होंने एक सद्भाव वाले समाज को चुना। अभी उस अंधेरे में ये सद्भाव हमारा स्थगित है। अभी एक बचाना क्रियापद जिस तरह से महत्वपूर्ण हो गया है कि हमें अपनी संस्कृति बचानी है, अपना देश बचाना है, अपना लोकतंत्र बचाना है, पर्यावरण बचाना है। मुझे लगता है कि मनुष्यता को भी जो संकट है वो, उसके लिए ये बचाना क्रियापद जो महत्वपूर्ण है, तो उसमें ये किताब एक सांस्कृतिक उपचार की तरह हमारी जरूरत है। इसे जरूर पढ़ा जाना चाहिए और बार बार पढ़ा जाना चाहिए। धन्यवाद।